हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 13 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच पे सुनवाई होनी थी और जो कि उसकी सुनवाई होकर पूरी हो चुकी है और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपको पता चल गया होगा। तो मेरा ये यहाँ पे इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो इस केस में इतने बड़े बड़े वकील होने के बावजूद 2 मिनट से ज़्यादा बहस ना हो सके, एक राज्य सरकार पूरा मुकदमा लड़े और वो विड्रॉ कर ले, उसके बाद उसके बावजूद बार बार केस क्यों किया जा रहा है और आखिरकार इसको माननीय अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर फिर से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगर 3 बेंच के जजों ने फैसला लिया है तो उसको 2 जज की बेंच नहीं पलट सकती है या उस पर ओवरराइट नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बावजूद भी क्यों रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है? अब किसके हाथ में पूरी भागदौड़ है? क्योंकि आप जानते हैं बिहार सरकार ही गई थी, पहले एसएलपी दायर किया था, उसके बाद इसमें जो रिट दायर हुई थी इसमें सुनवाई थी आज। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा बहस की जा सके। इतने बड़े बड़े वकील लाए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा फंड क्रिएट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कुछ भी मतलब एज इट इज़ चीज़ें सेम बनी हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसमें, मतलब ना पक्ष में आ रहा है ना विपक्ष में आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब प्रकरण पूरा क्या है, किस प्रकार से फैसले में क्या परिवर्तन हो सकता है, आखिर उस बेंच पे जाने से लोग डर क्यों रहे हैं और उस बेंच पे जाएंगे तो क्या होगा, और अगर वहाँ पर मुकदमा होल्ड है तो क्या ये भर्ती पूरी हो पाएगी, और भर्ती पूरी करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, किसके हाथ में पूरी बीपीएससी तैयारी है। तो इस सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए पटना हाईकोर्ट में एक एसएलपी दायर की जाती है, वहाँ से वो खारिज हो जाती है, वो पहुँचती है सुप्रीम कोर्ट में भी उसको विड्रॉ करना पड़ जाता है केस। उसके बाद हमारे सामने आता है ये 13 तारीख वाला नया केस जो माननीय गौरव करके कोई हैं उनके द्वारा किया गया था। तो उसमें भी इतने बड़े बड़े लॉयर के लिए फंडिंग क्रिएट की गई, बीटीसी तरफ से फंडिंग आई, बीएड की तरफ से फंडिंग क्रिएट की गई, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा की बहस नहीं हुई होगी। आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, जज साहब ने सीधा कहा कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, आपको हम माननीय अनिरुद्ध बोस की बेंच पर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर इस विषय में पहले से ही डिसीजन लिया जा चुका है। अब वहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात उठाने की बात की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले मामले की, लेकिन 1 सेकंड की भी कोई सुनवाई हुई ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार बीएड कैंडिडेट को प्रमोट किया जाता है, बार बार डीएलएड कैंडिडेट को प्रमोट किया जाता है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्रिएट करिए जिससे हम सभी लोग लॉयर कर सकें और आपके पक्ष में बातें रख सकें। बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, और जो फंडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन मुकदमे में जब डिसीजन आ चुका है तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट का काम है ना, अपना डिसीजन किस प्रकार से पलटेगी। इतना आसान नहीं होता है, कोई भी वकील खड़ा रहे या ना रहे, अगर किसी कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है तो वो स्वयं खुद की कोर्ट और वो स्वयं खुद जज अपने डिसीजन को बदलने के लिए बहुत ही मेहनत लगेगी। और मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मामला है। ये मान के चलिए आप सभी लोग, चाहे आप बीएड के अभ्यर्थी हो चाहे आप डीएलएड के, आपस में आप लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट आपका पोस्टपोन होते चला जा रहा है। शामिल कर लेंगे तो अब डिसीजन आ चुका है तो किस प्रकार से शामिल किया जाएगा कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं, जहाँ बार बार आप वहीं जाना चाह रहे हैं, आखिरकार आप जहाँ नहीं जाना चाहते थे एट एंड आपको वहीं जाना पड़ रहा है माननीय अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पे। सभी लोग का यही मानना था कि हम नीचे से ले लेंगे डिसीजन या किसी और बेंच पे ले लेंगे, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाएंगे, जब 3 बेंच की जो जजमेंट हुआ है उन्हीं जजों के पास फिर से जाएगी सारी जो भी पड़ेगी, रेट एसएलपी कुछ भी पड़ेगा सब वहीं जाएगा। और उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया है। डिसीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक दिन में नहीं लिया जाता है, डिसीजन कई सालों की प्रक्रिया होती है। बहुत दिन से मुकदमा चल रहा था, उसके बाद राजस्थान सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी बिहार सरकार वैकेंसी को लटकाने के लिए या बीएड के अभ्यर्थियों के वास्तविकता में हित चाहते हुए ऐसा काम किया। लेकिन अगर इतना हित अगर बिहार सरकार चाहती होती तो एक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से निकलवाती कि हमने रिजल्ट जारी कर देंगे। क्योंकि देखिए, मुकदमा इसमें भी होता, मुकदमा उसमें भी होता, तो आप पहले ज्वाइनिंग करा लेते फिर मुकदमा दे देते। अगर आप यही चाहते हैं, और उसी के साथ साथ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। जैसे सरकार ने पहले मुकदमा कर दिया कि हमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं, उसने चला गया, उसको क्लियरिफिकेशन मिल गया, फिर भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
अगर आपकी मंशा थी तो आप शिक्षा विभाग को हिदायत देते कि आप नोटिस निकालिए, और नोटिस निकालने के साथ साथ बीपीएससी को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आप बीएड के साथ रिजल्ट निकालिए, क्योंकि आपको परीक्षा दिलाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से। तो अगर ऐसा होता तो बीएड के सब अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन बार बार वही चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट जाना, डीएलएड वर्सेस बीटीसी बना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएलएड वर्सेस बीटीसी तो नहीं है, अब वो पहले था। अभी तो खाली लड़ाई चल रही है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए, लेकिन उसके लिए फैसला आ चुका है कि किसी प्रकार से भी नहीं शामिल किया जा सकता। देखिए, गलती सिर्फ और सिर्फ 2018 में जब बीएड को शामिल की गई थी, उस समय जो सरकार ने किया था उनकी गलती है सीधे सीधे। अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, आपके पास एनसीटी की गाइडलाइन है, आपको उसका फर्क नहीं पड़ता, तो माननीय महोदय आप अपना स्वयं कोई डिसीजन निकाल क्यों नहीं देते? आप एक बार निकाल दीजिए डिसीजन कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, फिर जिसको केस करना होगा वो अच्छी बात है, फिर अच्छा वकील किया जाए, फिर आप वकील करें चाहे ना करें, चाहे बीएड की तरफ से अच्छा वकील किया, तब बातें समझ में आती हैं, चाहे फंड की हो चाहे वकील की हो। लेकिन जब जिस चीज़ पर एक बार आ चुका है जजमेंट, और उसको दो बार ऐसा हो गया कि 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा सुना ही नहीं जा रहा, बहस ही नहीं हो पा रही है। इतने सीनियर वकील थे, उन्होंने कुछ भी कहने का प्रयास किया, वहाँ पर सीधा सीधा एकदम सिरे से खारिज कर दी गई बातों को। 1 मिनट भी नहीं सुना गया और सीधा सीधा ट्रांसफ़र करते हुए बता दिया गया कि आपको माननीय अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे अब क्या होगा कि वो उन्होंने सारी चीज़ों को पढ़ी है, इसीलिए वो जज उस पर टीका टिप्पणी नहीं की है कि हमें एक दिन में कौन सा जजमेंट दे देंगे। आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं से अपनी बातें रखिए। देखिए, अगर मैं 1 सेकंड के लिए मान सकता था बीएड उस समय शामिल हो सकता था यदि बीपीएससी टीआरई परीक्षा हो चुकी होती और डिसीजन बाद में आया होता। आपको पता है, जब से नोटिफिकेशन आया है और अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। पहले अदर स्टेट नहीं शामिल था, उसके लिए क्या नोटिफिकेशन नहीं आई? तो ये सब कुछ पता था सरकार को कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमसे आपसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं। क्या वो बताया नहीं होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और नोटिस आपने पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो इस पर लागू हो जाएगा? आप एक संशोधन करते कि यहाँ पर माननीय न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानते हुए यहाँ पर 1 से 5 में सिर्फ डीएलएड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप तो तय नहीं करेंगे, वो तो पहले से ही तय है, एनसीटी तय करेगा, एनसीटी की बात आप मान नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार को पहले से ही पता थी, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। वो चाहते तो नोटिफिकेशन में एक संशोधन निकालते, उसके बाद अगर मुकदमा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर लोग बीएड वाले अपना फंड करते, डीएलएड वाले अपना फंड करते, अच्छे से वकील करके लड़ते। लेकिन जिस मुकदमे में डिसीजन आ गया उसको बार बार आप पेश करेंगे, सिर्फ ये एक टरकाने की प्रक्रिया है, ये कभी डिसीजन पे नहीं पहुंचेगा। आप फिर देख लीजिएगा, कभी भी जब भी डेट पड़ेगी या जब भी माननीय अनिरुद्ध बोस जी के पास जाएगा तो वहीं पर वहाँ पर सीधा सीधा कहा जाएगा, जब आपके पास एनसीटी के गाइडलाइन पहुँच गई, जब आपको 11 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मिल गया तो आपने पेपर कराया ही क्यों? इसी का जवाब नहीं है सरकार के पास, इसीलिए उस दिन केस विड्रॉल हुआ। अब जो भी लोग फिर से वहाँ जा रहे हैं उनको भी यही पूछा जाएगा कि ये बिहार सरकार की गलती है, तो लेकिन कैंडिडेट्स कहेंगे इसमें सरकार की गलती है, हमारी क्यों गलती है, हमको शामिल कराया जाए। लेकिन फिर वहाँ पर बात आ जाएगी संविधान की, मूल ढांचे की, मूल कर्तव्य की, तो मतलब आप सभी जान रहे हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार की बातें जब आएंगी तो उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मॉड्यूल है डीएलएड, वहाँ पर फिर से सीधे सीधे कह दिया जाएगा देखिए ये संवैधानिक नहीं है, इसलिए हम डिसीजन दे चुके हैं, इसलिए हम आपको इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं जानबूझकर। अब तो ऐसा लगता है कि ये चलता ही रहे सिलसिला तो ही कुछ लोगों के हित में रहेगा। ये सिलसिला अगर चलता ही रहे तो कुछ लोगों का हित में रहेगा। किस प्रकार से हित में रहेगा आप समझदार हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अब किसी को भी किसी प्रकार की ना वकील कराने की ज़रूरत है ना कुछ। जो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा उनसे कोई खिलाफत नहीं है, आप कराइए, लेकिन जिसमें डिसीजन आ गया उसके लिए अच्छे वकील की क्या ज़रूरत है? और अच्छे वकील कर रहे हैं तो बीएड वाले करें, उनको बिना मतलब की चीज़ें बहलाई जा रही हैं, फुसलाई जा रही हैं। इतने ऑडियो इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब कुछ का सोच समझ के लगता है कि ये सारी जानबूझकर की जा रही हैं। इसमें सरकार से लेकर सब कोई इन्वॉल्व है कि ये प्रक्रिया टाल दी जाए, रिजल्ट लटकाया जाए, जिससे सेकंड की जो वैकेंसी आए उसमें हम ये कह सकें कि हम तो बीएड के लिए प्रयास कर रहे थे, अब हम आगे 6 to 8 बीएड वाले ही हैं, तो अब डीएलएड के लिए निकाल के अंत चुनाव के बाद वो प्रक्रिया वो भर्ती लाई जाए। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम कराएंगे, तो उसके लिए वो डायरेक्ट मना तो कर नहीं सकती है। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने की भी बात हुई है। तो ये सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिल रही हैं एक दूसरे से कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घोल मेल है, आपस में सब जान रहे हैं। क्या आप बताइए, एक सरकार के पास जो महाधिवक्ता होता है उनको ये नहीं पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, हमको एट एंड इसको मानना ही होगा?
इसके लिए सरकार जवाब ना देना पड़े, इसलिए केस विड्रॉल हो गया। लोगों को लग रहा था नहीं अब तो सरकार और तगड़े पॉइंट्स पेश करेगी, हम अलग से वकील कर देंगे तो और तगड़ा पॉइंट पेश हो जाएगा। हुआ कुछ 2 मिनट में नहीं लगा, केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसमें डिसीजन कभी भी नहीं ले सकता 2 बेंच, अगर 3 बेंच ने डिसीजन ले लिया है ये मान के चलिए, और उन्हीं के पास जाएगा ये। कोई भी मुकदमा कर ले, कहीं से भी कर ले पूरे भारत में, जो डिसीजन एक बार हो चुका है उन्हीं के बेंच में बहस होगी। आप क्या कहेंगे कि छत्तीसगढ़ वाला मामला, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस थी, आपका नोटिफिकेशन ही आउट था, बस भर्ती प्रक्रिया लास्ट चरण पे नहीं थी। नोटिफिकेशन जब आई थी वहाँ पर उस समय बिहार सरकार ने कहा मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारा रेवेन्यू, कई करोड़ का रेवेन्यू रिटर्न करना पड़ जाता है कैंडिडेट्स को। अब चुनाव भी है, इसीलिए सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए ना कोई लेटर जारी किया जा रहा, ना कोई कमेंट। और बिलीव करिए अगर ऐसे आप लोग भी करते रहे सहयोग एक दूसरे का और लड़ाई करते रहे आपस में, तो रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा इतनी जल्दी। और इतना ही अगर सरकार की मंशा होती रिजल्ट देने की, तो 9 से 12 का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी कर दिया गया? क्यों माननीय चेयरमैन साहब के सामने कहा गया कि हम 43 सब्जेक्ट और 38 जिलों की लिस्ट एक साथ निकालेंगे, 1634 लिस्ट। सब कुछ आप समझिए, सरकार जानती है, सब समझ रही है, सिर्फ वो आपको खिला रही है और आप खेल रहे हैं। थोड़ा सा आप भी टाइट होइए, डिसीजन लीजिए, और अगर आपने इसी तरह करते रहे तो ये बिलीव मान के चलिए कि अगली वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी चुनाव से पहले, और इस वैकेंसी का रिजल्ट भी लटकता हुआ चला जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप होंगे। इसीलिए एक दूसरे को कोसना बंद करिए, लड़ाई बंद करना करिए, गाली गलौज तो बिल्कुल मत दीजिए किसी को, ये सब बहुत गलत बातें हैं। आपके हाथ में नहीं था किसी को बाहर करना, ना आपके हाथ में है आपको किसी को अंदर कर लेना। इसलिए आपका मत है, अपना मत एक अच्छे लहजे में रखिए जिसको सुना जा सके या पढ़ा जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर जो भी सिलेक्शन इस बार नहीं पाए हैं बीएड में, बीएड वाले या डीएलएड वाले, वो 6 से 12 तक की वैकेंसी आ रही है काम भर की अच्छी खासी, और इस बार अच्छा खासा कंपटीशन भी होगा। तो उसके लिए आप लोग तैयारी करिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जीएस के लिए हमारी टीम द्वारा कोई चलाया ही जा रहा है जो कि 49 रुपीज़ में आपको एग्ज़ाम तक मिलेगा, चाहे एग्ज़ाम जनवरी में हो, चाहे फरवरी में, चाहे मार्च में। रोज़ आपको जीएस के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनको कोई और तकलीफ हो वो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, और जिनको मेरे चैनल से बहुत समस्या हो वो प्लीज़ स्किप कर दिया करिए वीडियो। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस प्रकार की लगती हैं मेरी बातें। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और कोई ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिए, क्योंकि बहुत सारे काम के बीच में आपका कॉल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए मैसेज करेंगे तो आपको 4-6 घंटे 8 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई इतना इमरजेंसी मैटर रहेगा कि अगले ही क्षण आप अगर नहीं बताया मैं तो आपका काम खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा उसी क्षण। लेकिन एक बार मैसेज करके प्लीज़ पेशेंस रखिए, वेट करिए, और रिजल्ट का भी वेट करिए। आ सकता है रिजल्ट, लेकिन पीआरटी के साथ समस्या होगी अगर फिर से मामला बार बार ऐसे वैसे गोलमोल घूमता रहा। माननीय सरकार से यही निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द कोई एक डिसीजन लेकर रिजल्ट जारी करें। थैंक यू सो मच।